नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का एक बार पुनः अध्ययन धाम के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको असुविधा हुई होगी, एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी और टेक्निकल भी इश्यू आ गया था, लेकिन उसी कड़ी में अपन आज उसी जोश के साथ पुनः आपके साथ जुड़ेंगे और अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये क्लास समझ आएगी और ऐसे लोग जो कि इस चैप्टर को थोड़ा कठिन समझते हैं उनको सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। एक डायलॉग चलता है, ना टाइम तुम्हारे पास है ना हमारे पास है, किसी के पास फालतू कत्ते ही कोई टाइम नहीं है। इसलिए चलो भाई, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये घटना मैं आपको बता चुका था, फिर भी अपन वापस देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना की जब भी अपन बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि जब आने वाली जो प्रकाश की किरण है किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। या अपन यूं कहें कि इस माध्यम से ही आई थी और उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। आया राम और गया राम, ऐसे बोलता रहता हूं मैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जैसे देख रहा होगा आपको, ये जो समतल परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ आने वाली जो किरण होती है उसको अपन बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ एक नॉर्मल रेखा जिसको कि अपन सीधी रेखा जो दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं अभिलंब। इस अभिलंब की अपन बात करें तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण होता है उसको बोलते हैं कोण आई, है ना, जिसका नाम होता है आपतन कोण। ऐसे ही अपन देखेंगे जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के मध्य में जो कोण होता है उसको बोला जाता है कोण आर। अब तीसरे नंबर पे देखें कि ये जो आने वाली प्रकाश की आपतित किरण है, अगर मान के चलो इसका विचलन नहीं होता, परावर्तन नहीं होता, तो ये किरण सीधी रेखा में इस तरीके से गति करती, 100% यूं जाती है, लेकिन ये क्या हो गई, अपना रास्ता भटक गई। तो इसलिए ये परावर्तित किरण और ये यहां से जो जा रही थी मूल स्थिति में, इसके मध्य का जो कोण होता है इसको विचलन कोण के नाम से जानते हैं, जिसको डेल से क्या करते हैं, कोण डेल अपन बोल सकते हैं, डिनोट करते हैं। अब बात आ रही है कि साहब ये आपको पता चल गई कि ये सभी जो किरण हैं, क्योंकि पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं अपन। यहां देखें कि इसके लिए विचलन कोण के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है कि ये टोटल देखा जाए यहां से लेके यहां तक, तो अपन देख रहे हैं कि कितने डिग्री का है, बताओ, 180 डिग्री। तो यहाँ कोण आई, कोण आर और कोण डेल, इन तीनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। अब बात करें कि अगर आपको विचलन कोण निकालना है तो इन दोनों को किधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ ला चुके हैं, विचलन कोण बराबर 180 माइनस क्या लिखा है, 2 कोण आई। इसका मतलब ये हुआ 2 कोण आई और एक बार लिया है 2 कोण आर, के कोण आई और कोण आर दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनके मान समान होते हैं। तो एक बार दोनों को आई मान लिया तो 2 कोण आई हो गया, एक बार दोनों को क्या मान लिया, आर मान लिया, तो क्या हो गया, 2 कोण आर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि आने वाली किरण आपतित है कि परावर्तित किरण, इनके मध्य में कोण कहाँ बन रहा है, कैसे क्या, क्योंकि इससे पहले भी इस पर चर्चा की जा चुकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब देखो साहब, अपना जो अगला पॉइंट है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या है बताओ, नियम।
रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको दो नियम याद रखने हैं कि आपतन कोण जिसको किससे बता रहे थे बताओ, आई से, कोण आई, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जिसको किससे बता रहे थे आप, आर से, दोनों का जो मान होता है, मान समान होता है। कैसा होता है साहब? समान होता है। मान कैसा होता है? समान। पहला रूल्स ये कहता है कि हमेशा कोण आई बराबर कोण क्या होता है? आर। ये तुमको बराबर क्या रखना है? याद। ठीक है, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। ये रूल्स याद रखना है। सेकंड जो रूल्स है वो ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी आपने जो परावर्तन की घटना पढ़ी है, इसके अंदर आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण और जो बीच में आपने एक लाइन खींची थी अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु ओ पर स्थित हैं। कहने का मतलब तीनों ही एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के यहाँ पे कितने नियम पढ़े अपन ने? दो। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? बताओ, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही आपतन बिंदु पर एक ही तल में क्या होती हैं? स्थित होती हैं। अच्छा, अपन यूं कहें कि एक छोटा सा प्रश्न कहूं मैं आपसे कि अगर मान के चलो ये है और इधर से आपतित किरण आ रही है और ये आपका क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। और यहाँ जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो ये है, ये आपतित किरण है और ये कौन सी होगी? परावर्तित किरण। अगर मान के चलो ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का है, यहां पे मैं लिख देता हूं, कितनी डिग्री का है बताओ? 30 डिग्री का। कितनी डिग्री का है? 30 डिग्री। तो बताओ ये कोण आर कितना होगा? मतलब कोण आई बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो कोण आर बराबर क्या होगा? तो आप ही बताओ। तो इसका सीधा सा है, अपन इस नियम के अकॉर्डिंग देखें, कुछ देखना ही नहीं है, आंख बंद करके सीधा सट टेकना है कि भाई आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। तो यहाँ कोण आई का मान अगर 30 है तो कोण आर का मान कितना होगा? बताओ, 30 डिग्री। कितना होगा बताओ? 30 डिग्री। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों जो रूल्स हैं इसको डेफिनेशन के साथ भी कथन के रूप में कई एग्जाम में पूछा गया है कि परावर्तन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है या सही है। तो आपको इन दोनों की परिभाषाएं भी याद रखनी है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका सब। ले लिया? देखो चीजें आपको अच्छे से मिलेंगी, सब्र आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुरंत फटाफट सब कुछ समझ में आ जाए। कोशिश रहेगी कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। मुझे भी आप एक मौका दो अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि अभी कई चीजों की कमी चल रही हो, स्पीड का भी नहीं समझ आ रहा हो या कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो सारी चीजें अच्छे से होंगी। और निःशुल्क हर एक तरीके की क्लास,
चाहे वो किसी भी कंपटीशन से संबंधित हो, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो पढ़िएगा मन लगा के। कोई जरूरी नहीं होता है कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े सूट बूट वालों से ही तुम पढ़ो, कोई भी पढ़ाने वाला बंदा दिल से पढ़ाए तो अपनी समझ में आता है, ये चीज ध्यान रखना है ना। चल अब देखो परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। सब परावर्तन की घटना के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला अपन बात करें तो मैं यहां पे कह दूं कि कौन सा होता है? नियमित परावर्तन। कौन सा होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरे की अगर बात करूं तो इसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक तो नियमित होता है और एक कौन सा होता है? अनियमित। अब देखो बिल्कुल इसको शॉर्ट में अपन समझें तो ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो यूं परावर्तित होके जा रही है। ऐसे ही दूसरी भी आई और यहां टकराने के बाद ऐसे चली गई। ऐसे ही तीसरी भी आई और तीसरी टकरा कर ऐसे ही चली गई। कहने का मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के क्या है बताओ? समांतर हैं इसके अंदर। अगर इधर देखा जाए, क्योंकि ये जो सब कुछ इस पे परावर्तक पृष्ठ पे डिपेंड करता है इसके अंदर। दूसरी कंडीशन में अगर ये परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से हो, खुरदरा, कैसा हो बताओ? खुरदरा हो, तो जैसे आने वाली जो प्रकाश की किरण है यहां टकराई तो ये मान के चलो सीधी चली गई, कोई बात नहीं। दूसरी प्रकाश की किरण आई और वो किधर चली गई? इधर चली गई। तीसरी आई, उसने अपनी दिशा चेंज कर ली। कहने का मतलब फिक्स डायरेक्शन में या एक समांतर रूप से ये परावर्तित किरणें गमन नहीं कर रही हैं। परावर्तन के पश्चात ये अपनी फिक्स जो दूरी है, जैसे यहाँ मेंटेन हो रही है, वो नहीं कर रही है, समांतर नहीं जा रही है। तो ये जो परावर्तन की घटना होती है वो कौन सी कहलाती है? अनियमित। जब भी स्मूथ या चिकने बिल्कुल प्लेन जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उनके साथ कौन सी घटना देखने मिलती है? नियमित परावर्तन। तथा जो खुरदरे होते हैं उनके साथ कौन सी देखने मिलती है? अपन कह सकते हैं कि अनियमित परावर्तन, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखें तो यहां आपतित किरण व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण समांतर है। कैसी हैं बताओ? समांतर है। और यहां समांतर नहीं है, इतना ध्यान रखना। यहां पर समांतर नहीं है, ठीक है, यहां समांतर नहीं है। अब ये जो परावर्तित प्रकाश की जो दिशा है वो भी क्या है बताओ? अलग है। परावर्तित प्रकाश की दिशा इसकी फिक्स है और इधर क्या है बताओ? कैसी हो गई बताओ? अनियमित। अब ये ध्यान रखना, तीसरा जो पॉइंट है वो अपने काम का है कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है साहब? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस घटना में कौन सा बनता है? स्पष्ट प्रतिबिंब। जबकि यहां पर कौन सा बनता है बताओ? धुंधला बनता है। धुंधला मतलब स्पष्ट दिखाई, ब्लर होता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है? धुंधला। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि परावर्तन की किस घटना के अंदर धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अपन को ध्यान रखना है
कि किस प्रकार में अनियमित परावर्तन के अंदर कैसा प्राप्त होता है, बताओ, धुंधला, और नियमित परावर्तन में हमेशा कैसा प्राप्त होगा, बताओ। अपन कहेंगे स्पष्ट क्लियर क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है भाई, चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ साहब, ठीक है, चलो देखो, अब बात करते हैं अपन कि एक नोट लगा के अपन को बात याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं। प्रतिबिंब वैसे देखा जाए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कैसे कहते हैं। अरे प्रतिबिंब के बारे में पहले इसलिए जान रहे हैं क्योंकि अपन अभी जैसे ही समतल में परावर्तन की घटना पढ़ेंगे और गोली दर्पण में, ये अपने टॉपिक में है। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वो वापस आकर के जिस बिंदु पर टकराएंगी वो क्या होता है, प्रतिबिंब बनने का स्थान होता है। प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक कौन सा होता है बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब। एक कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक कौन सा होता है बताओ, आभासी प्रतिबिंब। एक आभासी होता है और एक कौन सा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और एक कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर ऐसे प्रतिबिंब जो दर्पण के किधर बन रहे हैं, सामने, तो वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। वास्तविकता में जब किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। परंतु कई बार पर्दे के दर्पण के पीछे बनता है तो वहां काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में काटती नहीं है। तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी। ये जो प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक, वो सदैव उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टे। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सदैव सीधे बनते हैं और उन्हें पर्दे पर प्राप्त, मतलब इनको तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वापस सुनिएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनते हैं बताओ, दर्पण के सामने। क्योंकि वास्तविकता में जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। अब प्रतिच्छेदित करती हैं तो अपन कहेंगे ये सदैव कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टे। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि आभासी के अंदर कहाँ बन रही हैं, दर्पण के पीछे, तो उन प्रतीत होती हैं टकराती हुई, तो इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। तो इसके बारे में एक विशेषता लिखेंगे कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है सर। और इन्हें नहीं, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, समझ जाना कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो होते हैं इनके बारे में एक लाइन आपको ये याद रखनी है कि परावर्तित किरणें वास्तविकता में एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेदित करती है। तो अपन तो देसी भाषा में काटती हैं, समझ जाना, ठीक है ना। और इसमें
काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। ये सदैव ध्यान रखना है, उल्टे बनते हैं। ये जो प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। और ये सदैव कैसे बनते हैं बताओ? सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। ये सदैव कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं, ये ध्यान रखना है ना। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे कि कोई भी प्रकाश की किरण है, मान के चलो ये आई और इधर जा रही है, अगर दूसरी की बात करें इधर से आई और ये इधर जा रही है, तो यहां टकरा रही है, तो यहीं क्या बनेगा बताओ? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। फोटो जब भी बनता है जब आने परावर्तित होने के बाद जो किरणें होती है जहां पे टकराती हैं, प्रतिच्छेदित करती है, वहीं क्या बन जाता है? वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये थोड़ी सी ये बात याद रखनी है आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं और आभासी कौन से होते हैं, क्योंकि इनकी बातें अभी आगे आएंगी, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो साहब इसका। आ गया समझ में? चलो अब बात करें आगे की। देखो परावर्तन की घटना के अंदर अपन सबसे पहले जैसे दर्पणों की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और एक होते हैं गोली दर्पण। ठीक है ना। समतल दर्पण को अपन पहले पढ़ेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और कौन से होते हैं? उत्तल। तो तीन पढ़ने अपन को, तो उनकी कैटेगरी अलग है। और पहले अपन किसकी बात करेंगे? समतल दर्पण की। माना कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसको बताओ? समतल दर्पण। ठीक है ना। किसकी बात करें? समतल दर्पण। तो देखो समतल दर्पण को पढ़ने से पहले अपन को कई बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान के चलते हो कि यहां पे ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, क्या है ये? कोई समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण के सामने यहां पे मान के चलो कोई खड़ा है या कोई वस्तु है, तो यहां से जो आने वाली प्रकाश की किरण है वो वास्तव में इस पृष्ठ पे टकराएगी। ठीक है ना। फिर दूसरी किरण भी यहीं से, क्योंकि इसी वस्तु से आ रही है, और वो भी आने के बाद भी इसी पृष्ठ पर टकराएगी। और टकराने के बाद अपन देखेंगे कि ये यूं परावर्तित हो जाएगी और ये भी यूं परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। परावर्तित होने के बाद अपन देखेंगे कि यहां कोई मान के चलो रूपाड़ी आंखों वाला कोई भी हो भाई, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इसको, इस वस्तु को जो देख रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश कहां पहुंच रहा है? उसकी आंखों में पहुंच रहा है। आंखों में पहुंच रहा है अपन कहें तो ये जो देख रहा है, इस वस्तु की बात करें तो यहां पे देखो, इसको मैं अगर वास्तविकता में देखूं तो इस आंख से देखने पर ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? यहां से। ठीक है। और ये भी कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? यहीं से। और ये आपकी कौन सी है? मान के चलो ये वस्तु है जो ऊपर अपन ने ये मुड़की बना रखी है। तो ये जो वस्तु है समतल दर्पण पे इस व्यक्ति को इसका कैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? आभासी। कैसा दिखाई दे रहा है? आभासी। क्योंकि वास्तव में ये वस्तु यहां रखी है, लेकिन इसको कहां दिख रही है? इधर दिख रही है। तो ये चित्र तो कैसा हो गया? इसका प्रतिबिंब आभासी हो गया, क्योंकि दर्पण के कहां बन रहा है? पीछे। ठीक है। ये जो दर्पण है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वस्तु की दूरी, इस दर्पण की वो दर्पण से बिंब की दूरी, वस्तु को बिंब भी कह सकते हो आप। ठीक है।
बिंब या वस्तु की दूरी जो, और ये क्या है बताओ, प्रतिबिंब। तो यहां से ये वाली जो दूरी है इसको मापते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और इसको क्या मानते हैं, u। ये प्रतिबिंब की दूरी है इतनी दर्पण से, और ये किसकी दूरी है, बिंब की दूरी। और देखने वाला जो यहां से देख रहा है उसको कैसा दिखाई दे रहा है बताओ, आभासी। कैसा दिखाई दे रहा है, आभासी। ठीक है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात उसको तो यहां से दिखाई दे रही है ये। अब इसमें तीन चीजें आपने देखी कि आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात आंख में पहुंच रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। ये समतल दर्पण की खासियत होती है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है बताओ, आभासी। अब आधे यूं गिरोगे, ये समतल दर्पण होती क्या बीमारी है, तो जिसमें तुम सुबह ही सुबह उठ के थोपड़ा पूरे दिन देखते रहते हो, वो थोपड़ा देखने वाला बोले तो चेहरा देखने वाला जो दर्पण है वही क्या है बताओ, समतल दर्पण। क्या है, समतल। आप शेविंग बनवाने जाते हो, बहुत सी चीजें हैं, तो वहां पे मतलब वो उसको थोड़ा और मिला देते हैं, उसमें अवतल दर्पण की भी बात कर लेते हैं बड़ा देखने के लिए, लेकिन जिसमें आप चेहरा देखते हो वो कौन सा दर्पण है बताओ, समतल। तो उसके अंदर हमें वस्तु कहाँ दिखाई देती है, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब इसको अपन और आगे देखें कि इसकी विशेषता क्या होती है, देखकर बता सकते हैं। तो विशेषताएं यहां पर मैं अगर लिखूं इसकी विशेषताएं, तो देखो आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है, क्या विशेषताएं होती हैं बनने वाले जो इससे जो प्रतिबिंब बना है। कि नंबर 1, प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी वह कैसा बनता है साहब, सीधा बनता है। आभासी वह कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, दूसरी बात, कैसा बनेगा बताओ, वस्तु के बराबर। कहने का मतलब अपना जैसा चेहरा होगा वैसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि पतला है और उसमें बहुत मोटा देखे, या मोटा है वो फालतू खुश हो रहा है पतला देख रहा है, ऐसा नहीं है ना। वो अवतल और उत्तल में होता है, जबकि यह ऐसा नहीं है। आप जैसे हो वैसे के वैसे ही बोलते ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो भाई आप तो इस बात को याद रखना, आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा, और वस्तु के क्या बनेगा, बराबर। लेकिन इसमें एक चीज और है साहब, एक चीज कौन सी है कि इसके अंदर पार्श्व परावर्तन की घटना पाई जाती है। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इंग्लिश में, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो बायां भाग दिखाई देता है। ठीक है, आप इधर वाला कान पकड़ोगे, उधर उसमें चेहरा देखेंगे तो ये वाला कान उधर से पकड़ता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब अपना जो पार्श्व परावर्तन हो जाता है, जो अपन इधर से दाएं का क्या दिखता है, बायां, और बाएं का क्या दिखता है, दायां। बस इतनी सी इसके अंदर क्या होती है, बात होती है। अब बात करें अपन कि समतल दर्पण को अपन जब भी देखें तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, पहले इतना चलो लिख लेते हैं क्योंकि इसकी बात करनी पड़ेगी। चौथी बात कि बिंब जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पे क्या होता है बताओ, प्रतिबिंब। तो यहां इसको लिख दूं मैं, चौथी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, जगह है अपने पास। समतल दर्पण से बिंब की दूरी जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से, वह प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। कैसी होती है साहब, समान होती है। तो ये 3-4 बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है,
वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। इसमें कौन सी घटना पाई जाती है, पार्श्व परावर्तन की घटना पाई जाती है। और जितनी दूरी पर मान के चलो बिंब, जैसे ये यूं कह सकते हो, अभी बात करेंगे इस पे कि 2 सेंटीमीटर इधर है या 2 मीटर है, तो इधर भी प्रतिबिंब कितने मीटर बनेगा, 2 ही मीटर बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। तो चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा साहब फटाफट से इसका। चलो अब देखो, कई बार एक प्रश्न आपने बहुत देखा होगा कि अपन से कोई पूछ लेता है कि एम्बुलेंस जो गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है वो उल्टा सा क्यों लिखा रहता है। तो आपको समझना है कि वहां पे जो लिखा रहता है पार्श्व परावर्तन की घटना के चक्कर में ही लिखना पड़ता है कि जैसे AMBULANCE, ये तो सही है। तो इसको वो ऐसे लिखते हैं AMBULANCE, ठीक है, क्योंकि वो जब समतल दर्पण में उसको देखता है तो देखने के बाद उसको सही तरीके से दिखाई देता है। यही कारण है कि इसको एम्बुलेंस को क्या लिखा जाता है, पार्श्व परावर्तन के कारण इसको उल्टा लिखते हैं। किसके कारण बताओ, पार्श्व परावर्तन के कारण, जिससे कि अच्छे से बाएं से क्या दिखे, दाएं, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलो अब बात करें अपन कि देखो ये मान के चलो कोई समतल दर्पण है ना। समतल दर्पण बनाने के लिए अपन इस पर पॉलिश कर देते हैं। जैसे पॉलिश किसी की भी कर सकते हो, AgNO3 की भी कर सकते हो, Ag की कर सकते हो, Hg की कर सकते हो, रेड ऑक्साइड की भी कर सकते हो। ठीक है, रेड ऑक्साइड की भी कर सकते हो। तो इनकी रजत दर्पण बोलते हैं ना। तो इनका मतलब इसका, क्योंकि आप पारदर्शी को अपन को क्या बनाना है, एक साइड से ही बनाना परावर्तक पृष्ठ, तो पीछे से पॉलिश कर दी जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये भाई साहब अगर मान के चलो इस दर्पण से 3 फीट दूर खड़े हैं, कितनी दूर खड़े हैं बताओ, 3 फुट, तो इसका जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा बताओ, 3 फीट की दूरी। कितनी फीट की दूरी पर बनेगा, 3 फुट की दूरी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन कि जो ये दूरी पर बन रहा है, इसी से कई बातें यहां से निकल के आती हैं। जैसे बात करें अपन कि अगर आपने देखा होगा अपन दर्पण के आगे जैसे जैसे आगे जाते हैं वो भी आगे आता है, हम पीछे जाते हैं वो भी पीछे जाता है। ये क्या कारण है, इसका कारण ये है कि जितने वेग से बिंब किसकी तरफ जा रहा है बताओ, दर्पण की, समतल दर्पण की तरफ, उतनी वेग से जो प्रतिबिंब है वो किधर आ रहा है, समतल दर्पण। तो इसलिए दोनों तरफ से बराबर वेग से आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये तो कोई ज्यादा काम की बात नहीं है, एम्बुलेंस ध्यान रख लेना। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है ना। चलो देखो, ये यहां तक पता चल गया अपने को। अब क्या होगा कि जैसे दूसरी बात, ये भाई साहब इधर मान के चलो यू वेग से, ठीक है, किस वेग से, यू वेग से इधर भाग रहे हैं, तो इधर से जो प्रतिबिंब होगा वो भी कितने वेग से आएगा बताओ, यू वेग से। कितने वेग से आएगा, यू वेग से। इसलिए आपको जब दर्पण के सापेक्ष की बात की जाए तो टोटल u प्लस यू बराबर क्या हो जाता है, 2u, है ना। तो यहां जो वेग है वो कैसा दिखाई देता है, 2 गुना दिखाई देता है। वास्तव में देखा जाए तो वस्तु के सापेक्ष तो u ही है, लेकिन अपन देखेंगे कि टोटली जो योग आता है वो कितना आ जाता है, 2u, है ना। तो डबल वेग से आती हुई अपन को क्या होती है, दोनों का जुड़ जाएगा। तो जितने वेग से अपन आगे बढ़ेंगे उतनी वेग से वो दर्पण में क्या होती है,
वो प्रतिबिंब भी किधर गति करता है, आगे की तरफ गति करता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। ठीक है। अब पॉइंट आता है दूसरा कि अगर ये भाई साहब है, इनकी जो हाइट है, ठीक है, इनकी हाइट मान के चलो 3 फीट है। कितनी है? 3 फीट। अब आपसे कहा जाए, ये छोटे छोटे ये प्रश्न बनते हैं, अगर इससे कहा जाए कि भाई इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए इसको कितने फीट का, अपन यूं कह सकते हैं, या कितनी ऊंचाई का क्या चाहिए, दर्पण चाहिए, समतल दर्पण, मतलब अपनी पूरी बॉडी देखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी बात ये आती है तो जितनी ऊंचाई है बिंब की, उसकी आधी ऊंचाई का क्या होना चाहिए? दर्पण। जैसे अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो उसको 2.5 फीट का क्या चाहिए? समतल दर्पण चाहिए, जिसके अंदर वो अपने को आसानी से क्या कर सके? देख सके। ठीक है, एक तो ये बात आती है। दूसरी बात, जैसे ये बात आ रही 3 फीट का है, तो यहां पे मैं यूं लिख सकता हूं कि इसको कितने फीट का बताओ? 1.5 फीट का क्या चाहिए? का समतल दर्पण, का समतल दर्पण चाहिए, खुद का पूरा प्रतिबिंब देखने। ठीक है, ये मैं खाली आपको समझा रहा हूं, दोनों पॉइंटों को लिखा दूंगा। अगर ये 10 फीट का है तो कितने फीट का चाहिए? 5 फीट का। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फिर बात करते हैं। देखो अब बात आ रही है, इसको कैसे लिखते हैं अपन, ये नोट लगा के लिखनी है ये चीजें, अपने समझ में आने। यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, समतल दर्पण में देखना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? तो वस्तु की ऊंचाई का आधी ऊंचाई का आधी ऊंचाई वाला, तो इसको h/2 लिख दूं मैं। ठीक है, कहने का मतलब जो हाइट है उसको क्या कर दो आप? आधा कर दो, वाला समतल दर्पण चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो वैसे याद नहीं रहे तो h/2 के नाम से याद रख लेना। ठीक है, दूसरी बात अपन करें, ये भी नोट लगा के लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं एक तरीके से। जैसे मान के चलो ये भाई साहब है, ये किसी कमरे के अंदर खड़े हैं और इनके पीछे एक छोटी सी क्या है, या बड़ी सी बोल दो, जैसा तुम्हारा जितना बड़ा घर हो भाई साहब, छोटा हो तो छोटा, बड़ा हो तो बड़ा। कहने का मतलब मेरा तो ये है कि इसके पीठ के पीछे क्या है? एक दीवार है। क्या है? दीवार। और यहां ये किसी समतल दर्पण में इस दीवार को देखना चाहता है। कमरे के बीचों बीच बैठा है आदमी और इसको इस दर्पण के अंदर क्या देखनी है बताओ? दीवार का प्रतिबिंब देखना है। अब जैसे दीवार को यहां मैं ऐसे बना दूं, समझ जाना। ठीक है, ये दर्पण में देखना है, इसको दीवार देखनी है।
तो इसको कितनी हाइट का ये चाहिए। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि जब कोई व्यक्ति बीच कमरे में बैठकर अपने पीठ के पीछे की दीवार को एक समतल दर्पण में पूरी तरीके से देखना चाहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस दीवार की जो हाइट है, उस दीवार की हाइट का 1/3 ऊंचाई का क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, तो वो आराम से उस दीवार को देख सकता है। तो वहां पे तो क्या था बताओ, h/2, यहाँ पे क्या आएगा h/3। इसकी मान के चलो h ऊंचाई है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको कौन सा याद रखना है, h/3, है ना। देखो यहां लिख देता हूं मैं इसको, दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब, दीवार का, अरे ये उलझता रहता है, दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं, पीठ के पीछे वाली, ठीक है, पीठ के पीछे वाली दीवार, दीवार की ऊंचाई का, दीवार की ऊंचाई का 1/3 h/3, ये ध्यान रखना, ऊंचाई का दर्पण चाहिए, दर्पण चाहिए, ठीक है। ये पीठ के पीछे वाली क्या है बताओ, दीवार है, पीठ पीछे वाली, और ये भाई साहब यहाँ खड़े और इनको देखना कहां पर है, यहां पर देखना है, तो इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें यहाँ टकराएंगी और इसको आराम से ये क्या होगा, दिखाई दे जाएगा, पूरी दीवार का प्रतिबिंब, है ना। बीचों बीच खड़ा है तो पूरी बड़ी दीवार है, फिर भी वो, जैसे कि मान के चलो अगर ये बात की जाए कि ये जो दीवार है, ठीक है, दीवार है तो वो 15 फीट की है, दीवार कितने फीट की है, मान के चलो 15 फीट की है ना। तो उसको जो दर्पण है, समतल दर्पण बोले तो, ठीक है, कितनी ऊंचाई का चाहिए भाई, 5 फीट का चाहिए, क्योंकि 15 में 5 का भाग लगेगा, 1/3 हो जाएगा, तो कितने फीट की दर्पण में ये पूरी दीवार दिख जाएगी, 5 फीट की। ये 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सरल भी है और पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है ये चीज। चलो स्क्रीनशॉट लो भैया इसका फटाफट से। कितना वोट है, 40 नहीं 5-10 फुट, ठीक है, इसी के अंदर। चलो अब बात करें भाई के समतल दर्पण के बारे में, और 1-2 चीजें कौन सी आपको याद रखनी है कि जो समतल दर्पण होता है आपका, इसको जूम करना ही पड़ेगा, देखो जो समतल दर्पण आपका होता है, समतल दर्पण के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। अब ये क्या बीमारी है वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। ये भी कितनी होती है बताओ, अनंत,
इन्फिनिटी। और सेकंड बात करें अपन कि फोकस दूरी क्या होती है, बताओ। फोकस दूरी, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होती है, अनंत। ठीक है, किसी भी समतल दर्पण के बारे में जब बात की जाए कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। ठीक है ना। अब बात करते हैं फोकस दूरी की, तो इसका भी मान कितना होता है, अनंत। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, थर्ड यहां लिख देता हूं मैं, कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन का मान इसके लिए कितना होता है, आवर्धन क्षमता पूरा लिख देता हूं। आवर्धन क्षमता का कितनी होती है, बताओ, +1 मानी जाती है। क्या मानी जाती है, +1। अब +1 क्यों मानी जाती है, वस्तु का देखो, अपन को पता है कि समतल दर्पण में जितनी जो अपनी हाइट होती है या जितनी ऊंचाई का कोई बिंब होता है, वो उतनी ऊंचाई का उसमें दिखता है ना। समान लंबाई का चाहे कितना भी हो, वो हमेशा समान दिखता है। तो आवर्धन की बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि आवर्धन का मतलब है बड़ा करके दिखाना। तो आवर्धन का मतलब क्या है कि एक तो अपन कह सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो बनने वाला पिक है या फोटो है उसकी ऊंचाई, जिसको अपन h' कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और नीचे बात करें अपन क्या रख सकते हैं, बताओ, बिंब की ऊंचाई, है ना, बिंब की ऊंचाई। अब मुझे ये बताओ, h/h' है, पर भाई ये तो दोनों ही क्या होती है, इसमें समतल दर्पण में तो क्या होती है, समान होती है। और जब समान होती है, माना कि h'/h है, अगर इसका मान 5 है तो इसका भी मान कितना होगा, 5। तो बराबर कितना उत्तर आएगा, बताओ, 1। अब 1 के आगे आपने क्या लिख दिया, प्लस। तो कहने का मतलब कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको क्या मानते हैं, +1 बराबर ही होता है। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता का मान है वो कितना होता है, +1। तो 2-3 पॉइंट ये आपको याद रखना है, किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका। थोड़ा टाइम हो रहा है, लंबी हो जाए क्लास कोई बात नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आपको हर चीज इसमें समझ में आएगी। शर्त यह है कि आप मन लगा के उस चीज को समझना चाहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी यहाँ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्चुअल चीजें हैं, ऑथेंटिक चीजें हैं, एनसीईआरटी के बेस्ड जितनी भी जो भर्ती परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं बातें, उन सभी को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है तो साहब, है ना, फिर अगले मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। धन्यवाद।